नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के विवादित बयान के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल कुरैशी ने कहा था कि जय गंगा और नर्मदा मैया बोलना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। इसके बाद बीजेपी ने उनके बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को घेर लिया और फिर से कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अजीज कुरैशी के बयान से कांग्रेस के हिंदुत्व के एजेंडों को झटका लगेगा? क्या चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या बीजेपी इसका फायदा चुनाव में ले पाएगी? आज इन्हीं सवालों की इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से गाँव में हिंदू बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति उठाते हैं। डूब मरने की बात है, डूब है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के इस विवादित बयान ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, या यूं कहें कि अजीज का बयान पार्टी पर अब भारी पड़ने लगा है। भले ही कुरैशी को पार्टी से निकाले जाने का डर न हो, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से कांग्रेस के हिंदुत्व एजेंडे पर ऐसे बाण चलाए कि कांग्रेस का एजेंडा छल्ली छल्ली हो गया। हालांकि अब इसका असर मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व की राह पर ही आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र कुरैशी कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के हिंदुत्व के एजेंडे से ही जुड़ी है। क्योंकि कभी पीसीसी कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कभी उसके नेता धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। ऐसे में अजीज कुरैशी के विवादित बोल कांग्रेस की प्लानिंग पर पानी फेरते दिख रहे हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाए, कोई अटकी की बात नहीं। सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? कुरैशी के कड़वे बोल ने कांग्रेस के भीतर तो हलचल मचा ही दी थी, लेकिन अब उनके बयान को लपकने में बीजेपी ने देरी नहीं दिखाई। बीजेपी ने अजीज के बहाने कांग्रेस के सामने आरोपों की तोप तान दी और चुनावी हिंदुत्व जैसे आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस दोहरे चरित्र की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, और एक और अभी आज तो कौन से कुरैशी हैं, उन्होंने कहा है ये क्या है? अरे अपना स्टैंड क्लियर करिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अजीज कुरैशी के बयान ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर बड़ा डेंट मारा है, खासकर उसके हिंदुत्व एजेंडे पर, जिसका सहारा लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहीं बीजेपी को भी मौका मिल गया है कि कांग्रेस पर लगे इस डेंट को इतना बड़ा बना दिया जाए ताकि उसकी मरम्मत कांग्रेस चुनाव तक न कर सके। कुल मिलाकर अजीज के विवादित बोल ने कांग्रेस के लिए चुनौती के दरवाजे खोल दिए हैं और अब कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए 2 वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और देवदत्त दुबे जी। वो स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास, ना तो मध्य प्रदेश में मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी, ना कोई धर्म युद्ध चल रहा है जिसमें अजीज कुरैशी जैसे 3 राज्यों के गवर्नर, इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति कहे कि 1-2 करोड़ मुस्लिम अगर मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो लग रहा है कि या तो वो राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं,
हालांकि उम्र के जिस पड़ाव पर है उसकी संभावना नगण्य है। यह एक टारगेटेड, वो स्पेसिफिक उन्होंने किसी को निशाना बनाने के लिए प्रयासरत करके बयान दिया। देखिए, जो मुझे लग रहा है, ये जो बयान है ये कांग्रेस की एक रणनीति के तहत मुझे ये बयान लग रहा है। मोटे तौर पर अगर हम कांग्रेस का राजनीतिक और रणनीति का इतिहास देखें तो कांग्रेस में हमेशा ऐसे चेहरे रहे हैं कि एक चेहरा एक वर्ग में, दूसरा चेहरा दूसरे वर्ग में, तीसरा चेहरा तीसरे वर्ग में, ये रहे हैं, हमेशा रहे हैं जी। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 42 के आंदोलन तक और स्वतंत्रता के बाद तक। मैं एक उदाहरण देकर के फिर मैं अजीज कुरैशी के बयान पर आना चाहता हूं। हम अंतिम लड़ाई अगर देखें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी की तिथि 9 अगस्त अभी निकली है, अब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 9 अगस्त, उसमें अगर जुलाई की बैठक को देखेंगे तो उसमें तीनों अंतर्धाराएं साफ हैं। एक ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमको आंदोलन नहीं करना है, एक ने कहा कि आंदोलन को हमको टालना है, अंग्रेजों को अभी समय देना है, और एक पक्ष वो था कि उन्होंने कहा तुरंत आंदोलन करना है। ये स्थिति वंदे मातरम के समर्थन में भी, वंदे मातरम के विरोध में भी, ये हमेशा कांग्रेस में रही है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी आया है और खारिज भी हुआ है, तो ये रही है। तो मुझे जो लग रहा है इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, ये चुनाव एक एक सीट के बजाय एक एक वोट का चुनाव होने वाला है। तो मुझे जो लग रहा है कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बागेश्वर धाम को बुला करके और हिंदू राष्ट्र की अप्रत्यक्ष रूप से बात कह करके हिंदू वोट को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो अजीज कुरैशी जी का ये बयान उस कोशिश में इस संभावना को मजबूत करने वाला है कि कहीं अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस से दूर ना हो। तो अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस में बना रहे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने जहां लेटेरी में जो बात कही है, लेटेरी को अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो लेटेरी सिरोंज विधानसभा का क्षेत्र तो है, लेकिन जो शमशाबाद विधानसभा में शमशाबाद के भी निकट आता है और विदिशा विधानसभा क्षेत्र के बीच में इन तीनों विधानसभाओं की एक पट्टी है जिसमें माइनॉरिटी की आबादी के गांव है, खूब सारे गांव है माइनॉरिटी की आबादी, उन्होंने वहां कही। तो मोटे तौर पर उनका ये भाषण ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में माइनॉरिटी को जोड़ेगा, और इसकी इसलिए आवश्यकता थी कि माइनॉरिटी का वोट कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में चला गया आम आदमी पार्टी के साथ, या और कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस छोड़ करके किसी थर्ड फ्रंट पर चला जाए, वो कांग्रेस से जुड़ा रहे। इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। ये मुझे तो उनकी रणनीति का हिस्सा लगती है। एक चेहरा वो फेंक रहे हैं कि जो हिंदू वोट को प्रभावित करे, एक चेहरा वो फेंक रहे हैं जो माइनॉरिटी के मुस्लिम वोट को प्रभावित करे, और एक चेहरा वो ऐसा फेंक रहे हैं जो दलित वोट को प्रभावित करे, ये मुझे जनजाति क्षेत्र को प्रभावित करे, ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा लगता है। जी दुबे जी, रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है जो शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो नेहरू खानदान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेहरू की जो विरासत थी उसके जो वारिस हैं, शायद उनका इरादा निशाना प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, जो चुनाव में हम देखते हैं मंदिर मंदिर जाते हैं, पूजा करते नज़र आते हैं, आचमन करते नज़र आते हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि गंगा और यमुना की जय करने वाले भी इसके खिलाफ, उसके खिलाफ भी वो हैं। तो एक तरफ तो एक बात कही जाती है जो कांग्रेसी भी कहते हैं, और एक आम तौर पर कहा जाता है कि गंगा यमुनी विरासत एक ही है, तो उसको भी अगर आप निशाना साध रहे हो, तो ये कौन सी वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये कई इसमें पक्ष है। आप देखो तो शर्म तो कुरैशी जी को आना चाहिए, जो नर्मदा और गंगा की जय बोलने वालों पर शर्म की बात कर रहे हैं। मान लो धार्मिक दृष्टि से ना सही, लेकिन आज माँ नर्मदा और माँ गंगा कितने लोगों की प्यास बुझा रही हैं, और इनको मालूम नहीं। विश्व वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, गंगा 6 महीने में हड्डी का कंकड़ बना देती है और गंगा रेत बना देती है हड्डी की। कौन सा तत्व है आजकल वैज्ञानिक आज तक नहीं पकड़ पाए। ये कुरैशी कौन सी बात कर रहे हैं? ऐसे कुछ विषय होते हैं जिनको राजनीति से अलग रखना चाहिए। मुझे लगता है इस शर्म का विषय अजीत कुरैशी के लिए है कि उम्र के इस पड़ाव में जो सठियाने वाली स्थिति होती है उसमें ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस में जो लोग रहते हैं, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक जी हजूरी करेंगे उसी खानदान की, और जैसी सत्ता से अलग हुए तो अपने आप को बड़ा धर्मनिरपेक्ष और क्या क्या बताने लगते। तो ये राजनीति में ऐसे लोग हैं जिन्होंने खूब मलाई काटी सत्ता में रहते हुए, और अब इस उम्र में उसी में छेद करने लगे जिस पात्र में खाया।
मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को यदि अपना स्टैंड क्लियर करना हो तो ऐसे लोगों को निष्कासित कर देना चाहिए या उनको लेकिन अभी तक तो कोई कांग्रेसी नेता का बयान ही नहीं आया, और हो सकता आएगा तो कह दिया जाएगा कि उनकी निजी राय है, जबकि कार्यक्रम भी वो था जो राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित किया गया था। और मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ही ऐसा नहीं कर रहा है तो कांग्रेस की मिली भगत है, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि कई धाराएं चलाते हैं, एक धारा एक संतुष्ट कर रहा है, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है, तो ये दुविधा की स्थिति में कांग्रेस सिमटी है पूरे देश में। बीजेपी ने जैसे हमेशा स्टैंड अपना क्लियर रखा, क्लियर है, ये दुविधा और द्वंद्व खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये सब चीजें नहीं चलेंगी, न जाति न धर्म, ये तो सर्वधर्म समभाव का देश है। सब मानते हैं, क्या गंगा का पानी कुरैशी के परिवार नहीं पीते, नर्मदा जी का नहीं पीते क्या? तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको राजनीति में घसीट के ये बड़ा ट्रेंड खराब हो गया है कि आप किसी का भी अवमूल्यांकन करने लगते हैं अपनी एक तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप कांग्रेस को जो कहना जो करो, कुछ आप क्या कर रहे हो कर्म करके दिखाओ कुछ के कांग्रेस के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये कौन सी बातें हुई कि आप कांग्रेस के लिए समर्थन अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए, इस देश की पहचान है गंगा, इस प्रदेश की जीवनदायिनी है नर्मदा, आप उनके लिए ऐसा कह रहे हो। आज कह दें कि हम नर्मदा की ये पानी नहीं पियेंगे जो भोपाल में सप्लाई हो रहा है, यदि इतनी इनको दिक्कत है तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब इन सब विषय से ऊपर उठकर व्यवहारिक बात करना चाहिए। और कांग्रेस को वाकई में यदि अपना भला चाहती है तो इस पे स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो कोई तुक नहीं है, कोई बात नहीं है कि आप किसको कुछ क्या कह रहे हो, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नर्मदा पट्टी में पिछली बार कांग्रेस को फायदा हुआ था पद यात्रा का, इस बयान से ही कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस का तो शर्मा जी, चुनावी नफा नुकसान अपनी जगह, वो कह रहे हैं कि हम क्यों वोट दें, आप तो नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। तो इस देश में हमने देखा कि पहले शिक्षा मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से थे, राष्ट्रपति दिए जो सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो कहता है आप पुलिस और सेना में नौकरी नहीं दे रहे हैं। जबकि आंकड़ा हम देखें तो जो शिक्षा का स्तर है उसके लिहाज से अगर देखें तो कहाँ खड़ा है मुस्लिम समुदाय। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से मान लो दूसरी धारा में बेकर भी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी कौम को भी जो वैमनस्यता बढ़ती जा रही है वो वहाँ ले जाके उस मुहाने पे ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अजीज कुरैशी का ये बयान सत्य से बहुत दूर है और समाज में सद्भाव और भाईचारे को बिगाड़ने वाला है। और सत्य के, जैसे आपने तो कहा, पहले जो शिक्षा मंत्री आजादी के बाद बने 10 साल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, और अब तक 4 शिक्षा मंत्री माइनॉरिटी से आ चुके हैं, शिक्षा जैसे विभाग में माइनॉरिटी से आ चुके हैं। आजादी के बाद बकायदा कानून बना करके वक्फ बोर्ड को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, अल्पसंख्यक आयोग बना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है। आजादी के बाद अगर देखें तो मुस्लिम समाज के जो निजी सामाजिक क्रियाकलाप है उसमें कानून सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो कानून बने वो हिंदुओं के लिए बने। और अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हिंदुओं के मंदिर में ट्रस्ट में सरकार का हस्तक्षेप होता है, मस्जिद में और चर्च में नहीं होता है, उसकी उनकी अपनी कमेटियां होती हैं। हिंदू की लड़की के लिए विवाह की आयु जो है वो 18 है और मुस्लिम की लड़की के लिए 16 साल है। हिंदू एक शादी से ज्यादा कर लेगा तो मुकदमा बनेगा, मुस्लिम समाज का बंदा 3 कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा मदरसे को जो जोड़ा है शिक्षा में, मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, उसकी कैटेगरी है कि मदरसे की सर्टिफिकेट के साथ उसको 8वीं पास की मान्यता है और मदरसे के सर्टिफिकेट के बाद उसको 11वीं पास की मान्यता है। ये सारे अधिकार दिए गए हैं। सेना में भी मुस्लिम समाज के भर्ती होते हैं। आज की बात नहीं है, 65 के युद्ध में हवलदार अब्दुल हमीद का बलिदान की सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हवलदार अब्दुल हमीद। बिल्कुल। भोपाल में कितने टीआई मुस्लिम समाज के रह चुके हैं, कितने कलेक्टर हैं मुस्लिम समाज के, कितने आईएएस हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के 2-3 आईएएस मुस्लिम समाज के हैं। ये तो उन्होंने बिल्कुल असत्य बात कही है और आश्चर्यजनक बात कही है। ये समाज में बेमनस को पैदा करने वाली बात है। मैं समझता हूँ इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, जो राज्यपाल रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जी तो दुबे जी, सोच समझ कर बोलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमित शाह भोपाल में रिपोर्ट कार्ड देते हैं, विकास के एजेंडे पे चुनाव की बात करते हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में आते हैं मंगलवार को, वो कह रहे हैं 5 गारंटी की योजना देंगे। तो जिस हार्ड हिंदुत्व से कांग्रेस बचना चाह रही है, जिस सॉफ्ट हिंदुत्व पे कमलनाथ ले जा रहे हैं, तो ये वापस उसी पीच पे कांग्रेस को ले आ रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह ये काम कर देते हैं, अब अजीज कुरैशी ये काम कर दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए तो मुफीद परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं अगर चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए, हम हर बार चुनाव में देखते हैं
कि कांग्रेस को हिट विकेट होने की भी कई बार आदत हो गई। जैसे मणिशंकर अय्यर जब नीच शब्द कह देते हैं गुजरात में, तो मोदी जी उसी पे चुनाव जीत जाते हैं। तो ये इन स्थितियों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि कुरैशी के बयान पर दिग्विजय सिंह को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि वो तो 6 महीने पैदल चले, नर्मदा जी की परिक्रमा की है, उनकी आस्था समझी जा सकती है। तो पत्नी परिवार सहित चले, तो उनको तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें इस तरह की ढुलमुल वाली स्थिति नहीं चलेगी। और आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह के द्वंद्व में मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे, और इसी तरह के जिन मुद्दों पे कहीं जाति के कहीं धर्म के, इन्हीं में उलझा रहा है समाज, इसी में राजनीति का फोकस हो। भाजपा, देखिए भाजपा में जो रणनीतिकार हैं, अमित शाह हैं, वो देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। वो हर जगह राज्य में जहाँ कठिन परिस्थिति थी चुनाव में, वहाँ जाते हैं। जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश को फोकस कर लिया है, 41 दिनों में 4 बार आ चुके, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब कांग्रेस साफ हिंदुत्व खेलने लगी, ऐसा करने लगी धर्म की, उन्होंने कहा इस पिच पे आ जाओ आप, विकास की पिच पे होगा चुनाव, और अब वो विकास की पिच पे ले जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ये करती है, अब उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि भाजपा तो विकास की बात कर रही है। पहले वो हिंदू मुस्लिम जो भी करके, राम मंदिर और सब करके अपना एक वोट बैंक फिक्स कर चुके, उनकी अपनी एक रणनीति है, और अब वो विकास की पिच पे कर रहे हैं। वो 53 साल बनाम 18 साल ये सब तुलनात्मक अध्ययन भी करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस को समय है कि वो कुछ एक नीति तय करे, और इस तरह की बयानबाजी कम से कम ये, लेकिन होता है आमतौर पर जब इस प्रकार के विवादित बयान आते हैं तो वो कहते हैं नेता की निजी राय से पल्ला छोड़ लेते हैं। और अजीज कुरैशी को भी पता है कि इस उम्र में अगर पार्टी उनको निकाल भी देगी तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कांग्रेस की सेहत पे जरूर फर्क पड़ सकता है। यही तो कांग्रेस, यही इसी तो डर में रहती है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक्शन लेने में, अभी कोई वैसा करता हिंदूवादी ऐसा कहता किसी सिख मुस्लिम ईसाई किसी के, उसको वो अभी तक तो बवाल मच जाता, क्योंकि यही जो चला आ रहा है, यही द्वंद्व तो खत्म हो रहा है समाज में। आप स्पष्ट रहो, कांग्रेस ने या कमलनाथ का क्यों आज अच्छा ग्राफ, इसलिए कि वो हनुमान मंदिर 10 साल पहले बनवाते हैं, फिर वो कथा भी कराते हैं, वो पीसीसी में बजरंग पाठ और सुंदरकांड, तो थोड़ा ही लगता है विकास का उनका मॉडल है छिंदवाड़ा का। तो अब इस तरह की का चलेगा, ये नहीं चलेगा जो कि एक को आप गाली दो दूसरे को पुचकारो। तो जो स्थितियां हैं उसमें आपको सही के लिए सही कहने में क्या दिक्कत है, और क्यों ऐसा अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के ऊपर काले उछालना, हमारी सफेद कमीज दिखे तो दूसरे के पे कीचड़ उछाल दो। ये सब जो नई पीढ़ी है वो बहुत समझने लगी है, इसीलिए अब देखना जो नए बयान आएंगे बिल्कुल। तो शर्मा जी, सही को सही कहने की ताकत और दम, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बुत की बात कर रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं गणेश जी की स्थापना होती है पीसीसी में, लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करते हैं कि रोजा अफ्तार भी होता है। जो मुस्लिम नहीं है वो भी रोजा अफ्तार की पार्टियां रखते हैं, जबकि कहा ही जाता है कि अगर आपने रोजा नहीं रखा तो आप रोजा अफ्तार भी नहीं कराना चाहिए आपको, लेकिन वो धड़ल्ले से होता है। लेकिन इसके बारे में वो एक शब्द नहीं कहते हैं। देखिए, मोटे तौर पर पीसीसी में रोजा अफ्तार, जब से पीसीसी बनी है, पता नहीं कब से रोजा अफ्तार की परंपरा रही है पीसीसी में। न केवल पीसीसी में रही है बल्कि मुख्यमंत्री निवास पर भी रही है, और हर मंत्रियों के बंगलों पर भी रोजा अफ्तार हुआ करता था। लेकिन बदले समय में उसमें कमी आई है। और इस तरह की टिप्पणी कहने वाला, जब पहली बार हनुमान चालीसा हुआ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, आपको अगर याद हो तो भोपाल पश्चिम के विधायक ने उसका खुला विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस है ना, कांग्रेस ने कहा था कि वो उनकी निजी राय है। तो मोटे तौर पर ये जो कांग्रेस पर आरोप तुष्टीकरण कर लगता है, तो जिस तरीके से उन्होंने आरिफ मसूद की बात को निजी राय कहकर के पल्ला झाड़ लिया था, उसी प्रकार अजीज कुरैशी जी की बात को भी निजी राय कहकर के कांग्रेस पल्ला झाड़ लेगी, इस पर कभी एक्शन नहीं लेगी। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो कितने लोग हैं, अभी नूही के दंगे में कांग्रेस के भी नेता देखे गए हैं, और दिल्ली के दंगे में भी कांग्रेस के नेता देखे गए। एक कल्पना कर सकते हैं कि मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट जो कि न्यायिक कमीशन कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, बिल्कुल, उसको विधानसभा के पटल पर आने में 43 साल लगे, क्योंकि उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम लिखा गया था कि वो दंगे में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का रहे थे, उसमें नाम है।
तो कुल मिलाकर के ये जो कांग्रेस की रही है एक तुष्टीकरण की जो नीति रही है वो खुल करके कभी नहीं बोलती। एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना, आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने 1913 या 14 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। वो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 13 या 14 से 1921 तक वो 7-8 साल तक कांग्रेस के भी सदस्य बने रहे हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में भी हिस्सा लेते थे। कांग्रेस की ये हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई उनसे ये कहने की कि अगर आप मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए हैं तो आप कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दीजिए। तो 7-8 साल तक उन्होंने 21 या 1921 या 22 तक मालाबार की हिंसा के बाद मुस्लिम लीग ने, जो अगस्त 1921 में मालाबार की हिंसा हुई, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो ये उनकी लगातार रही। एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस पर आरोप ज्यादा लगे, आप अगर देखें कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया पाकिस्तान के लिए और इसमें हजारों लोग मारे गए और कई जगह तो ये महीनों चला। बंगाल में और पंजाब में कितना नरसंहार हुआ ये सारा इतिहास गवाह है। लेकिन 16 अगस्त के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में नेहरू जी ने जो मंत्रिमंडल बनाया उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के 3 सदस्य लिए और उसमें मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों में से एक वो भी थे जो लियाकत अली थे, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। तो स्वाभाविक रूप है ना वो भी उसमें थे। तो कहने का अर्थ जो है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस माइनॉरिटी के विशेषकर मुस्लिम पक्ष के दबाव में हमेशा काम करती रही है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कितने दबाव में वो काम करती रही हैं। एक बैरियर एल्विन एक सज्जन थे, वो नेहरू जी के बड़े निकट आ गए थे और उन्होंने दिखावे के लिए, वो पादरी के रूप में भारत आए थे, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। उनने मणिपुर की यात्रा करके एक रिपोर्ट दी भारत सरकार को कि साधुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। आप कल्पना कर सकते हैं मणिपुर में साधुओं के प्रवेश पर रोक लग गई थी, जबकि पादरी और दूसरे जो इमाम वगैरह हैं, जो जमाती हैं, वो बराबर उसमें जाते चले गए। तो कुल मिलाकर के इस तरह के वो निर्णय लेते वही दंड से जो मणिपुर अभी तक झेल रहा है। लेकिन अब समय की कमी है तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर जो नेता हैं और ख़ास तौर से जो अजीज कुरैशी जैसे नेता हैं, उनको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना ही चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके तोल मोल बोलने से राजनीतिक लाभ शुभ अपनी जगह, लेकिन जो समाज में एक वैमनस्यता का भाव बढ़ता है उसकी कीमत पूरा समाज चुकाता है, पूरा प्रदेश चुकाता है और पूरी एक कौम चुकाती है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि चुनावी लाभ से परे होकर नेता जब अगली बार कोई बयान दे तो इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।